अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी तृतीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक अध्ययन के पेपर की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सबको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये आपकी वीडियो सीरीज की पार्ट 2 है। तो दोस्तों हमने पार्ट 1 में देखा था आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, पार्ट 2 में दोस्तों हम देखेंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और पार्ट 3 में दोस्तों हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 1 और पार्ट 3 जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न क्या रहा कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली तथा आगरा पर अपना अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाबर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बाबर को दोस्तों कलम तथा तलवार दोनों का सिपाही माना जाता है या कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बाबर द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताना है। तो दोस्तों तुर्की भाषा में तजुक ए बाबरी तथा फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हुमायूं कब मुगल सिंहासन पर बैठा? तो दोस्तों हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा था। शेरशाह दिल्ली का शासक कैसे बना ये बताना है। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेरशाह 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। अगला प्रश्न है, कालिंजर का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों कालिंजर का युद्ध सन 1545 ईस्वी में हुआ, जिसमें शेरशाह घायल हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शेर ए मंडल शेरशाह ने कहाँ बनवाया था? तो शेर ए मंडल को शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1556 ईस्वी पानीपत के मैदान में हेमू को हराकर अकबर ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार हेतु क्या नीति अपनाई थी? तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वाले को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर और मेदनिराय के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? तो बाबर की पुत्री का नाम गुलबदत बेगम था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासन ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई? तो दोस्तों आंसर होगा इसका जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पहला गवर्नर कौन था? तो इसका दोस्तों आंसर है टॉमस स्मिथ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, असीमगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो सन 1601 में अकबर द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, आराम बाग की स्थापना किस शासक ने कराई? तो बाबर ने आगरा में 1526 ईस्वी में कराई थी। डच महल कहाँ पर बना है? तो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित केरल 1557 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, पुराना किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित 1613 ईस्वी में। ठीक है, तो मतलब कहाँ स्थित है? तो मतलब इसका दिल्ली में आंसर होगा। जहांगीर महल तथा अकबर का किला कहाँ पर है? तो अकबर द्वारा निर्मित महल आपका इलाहाबाद या आज के नाम प्रयागराज है। शालीमार बाग कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जहांगीर द्वारा बनवाया गया श्रीनगर में। मुगल कालीन दो अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखना है। तो ताजमहल तथा लाल किला मुगल कालीन प्रसिद्ध इमारतें हैं। मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों का वर्णन करना है दोस्तों आपको। लाहौर, सूरत एवं कालीकट मुगल काल के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन, ठीक है, प्रचलन किस काल में हुआ था? तो दोस्तों मुगल काल में मनसबदारी तथा मतलब प्रथा का प्रचलन था। दीन ए इलाही नामक किस धर्म ने चलाया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, आइन ए अकबरी किसकी रचना थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका अबुल फजल। रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों लाल किला का निर्माण आपके शाहजहां ने कराया था। अगला प्रश्न दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था, जो सफेद संगमरमर से निर्मित आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, चांद बीबी कौन थी? तो देखिए चांद बीबी अहमदनगर की महारानी थी। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी और क्यों? तो दक्षिण भारत में अहमद
नगर विजय उपरांत जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो दोस्तों हर एक प्रश्न को आप याद करते हुए चलिएगा, नहीं तो पेपर में दिक्कत होगी। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर टॉमस रो कौन था? देखिए सर टॉमस रो ने जहांगीर से भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। वह इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल कालीन 4 साहित्यकारों का नाम लिखना है। तो पंडित जगन्नाथ, अबुल फजल, तुलसीदास तथा गुलबदत बेगम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल कालीन स्थापत्य कला की 3 विशेषताएं लिखना है। तो दोस्तों मेहराब गोले होते थे, भवनों में गुम्मद तथा मीनारों की प्रमुखता थी, देश विदेशी शैलियों का मिश्रण था। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल कालीन 4 संगीतज्ञों के नाम लिखना है। तो तानसेन का नाम तो दोस्तों आपने जरूर सुना होगा। फिर हरिदास, लालका, अब्दुल रहीम खान खाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिवाजी के अष्ट प्रधान में प्रधान पद का क्या नाम था? तो शिवाजी के अष्ट प्रधान में प्रधान पद का नाम दोस्तों वेदांत था। शिवाजी का माता का नाम क्या था? तो इनका नाम था दोस्तों जीजाबाई। शिवाजी की राज्याभिषेक कब हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 1674 ईस्वी में। शिवाजी के किन्हीं 2 विजयों के नाम लिखिए। तो एक तो आपका रायगढ़ तथा कोंकण की विजय प्रमुख है। फिर पुरंदर की संधि की 2 शर्तें बताना दोस्तों। तो बीजापुर युद्ध में शाही सेना की सहायता करना, 23 किले बादशाह को देना। ठीक है ना, 23 किलो को बादशाह को दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, शाइस्ता खां कौन था? तो औरंगजेब का मामा तथा दक्षिण का सूबेदार था। अब अफजल खां कौन था दोस्तों? तो अफजल खां औरंगजेब का सेनापति था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो शाहजहां का शासनकाल दोस्तों आपका 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो औरंगजेब का शासनकाल दोस्तों 1658 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक रहा। फिर अगला प्रश्न हमारा आता है कि अंग्रेज भारत में कौन सी फसलें पैदा करवा रहे थे? तो दोस्तों नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय और कहवा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 ईस्वी को के क्या कारण थे, ये बताना है। तो दोस्तों इसके 2 प्रमुख कारण थे कि अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर आपसी झगड़ा और भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1748-54 ईस्वी क्यों हुआ था? हैदराबाद तथा कर्नाटक राज्यों की राजगद्दी के संदर्भ में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों में युद्ध हुआ। फिर बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी का परिणाम क्या हुआ? बंगाल में मीर कासिम की पराजय से अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत हो गए। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश कंपनी ने भारत में राजनीति सत्ता हासिल करने के लिए क्या उपाय किए? तो अंग्रेजों ने राजाओं और नवाबों के बीच कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीकों को अपनाया। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा? रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनियों के कार्यों पर नजर रखने के लिए 1773 ईस्वी में एक एक्ट बनाया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, वारेन हेस्टिंगस बंगाल का गवर्नर कब बना था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंगस बंगाल का गवर्नर बना और उसने दोहरे शासनकाल का अंत किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विलियम बेंटिंक के कार्यों का आपको वर्णन करना है। तो सन 1828 ईस्वी में विलियम बेंटिंक गवर्नर बना, उसने जन कल्याण के कार्यों की ओर अपना ध्यान दिया। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, संसार को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों एक तो हो जाएगा आपका शीत कटिबंधीय प्रदेश जैसे टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश। फिर दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण पठार और मरुस्थल शीतोष्ण मानसूनी या चीन तुल्य प्रदेश। फिर अगला प्रश्न दोस्तों क्या रहा? एशिया महाद्वीप को समझाना है। तो इस महाद्वीप में 49 देश हैं। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे छोटे देश मालदीव व सिंगापुर तथा सबसे बड़े देश दोस्तों आपका रूस है। आपको वनों के प्रकार बताना है। तो दोस्तों विश्व में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपका एक तो हो जाएगा भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, दूसरा उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, तीसरा दोस्तों आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वन, चौथा है शीतोष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वन और पांचवा शीत कटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान आ गया होगा ऑस्ट्रेलिया को। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? विश्व विख्यात पिरामिड कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा मिस्र में। दुनिया की छत किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पामीर के पठार को। यूरेशिया से आपका क्या अभिप्राय ये बताना। देखिए यूरोप तथा एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ पर है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट 8850 या 48 कहीं मिलता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर में। भारतीय जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। भारत में कुल कितने क्षेत्रफल में कृषि होती है? तो दोस्तों भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 51% भाग पर कृषि होती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न दोस्तों, संसार में शक्ति के साधन क्या क्या है? तो विश्व में प्राकृतिक
शक्ति के साधन तीन है आपका, एक तो पहला कोयला हो जाएगा, खनिज तेल होगा और जल शक्ति। फिर अगला प्रश्न क्या है, उद्योगों की स्थापना हेतु किस किस की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों उद्योगों की स्थापना हेतु आपका कच्ची सामग्री, बाजार, परिवहन के साधन, श्रम, पूंजी और शक्ति के साधनों की सहायता मतलब आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न रहा वस्त्रों के प्रकार आपको बताना है। तो सभ्यता के विकास के साथ वस्त्रों के प्रकार में भी अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। मानव आज सूती, रेशमी, ऊनी और कृत्रिम रेशा, रेयन, नायलॉन, टेरिलोन एवं डैक्रोन के वस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। फिर अगर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन थे ये बताना। तो दोस्तों इसके तीन मुख्य साधन है, एक तो थल परिवहन, जल और वायु परिवहन। जी हाँ दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन, जल परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है तो बताइए। तो जल मार्गों को तीन भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों, एक तो आपका आंतरिक जल मार्ग होगा, नहर जल मार्ग और सामुद्रिक जल मार्ग। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, वृक्षों के दो महत्व बताइए। तो वृक्ष वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं। वृक्ष मृदा अपरदन को भी रोकते हैं, ठीक है ना, मृदा अपरदन याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्थल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है समझाना है। देखिए धरातल पर आने जाने के साधनों को स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग में सड़क तथा रेल मार्ग आते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, रेल मार्ग पर आपको टिप्पणी करना है। तो भारत में रेल मार्ग परिवहन का मुख्य साधन है। वर्तमान में भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 63,465 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए हमेशा अप टू डेट होती रहती है। तो गूगल पर दोस्तों इसको आप सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी मिले। हो सकता है इस वीडियो को आप काफी देर में देख रहे हो इसलिए हम करें। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, जल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है समझाना है। जहां नाव, स्टीमर, पानी का जहाज चलते हैं वह जल मार्ग कहलाता है। भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग कौन से बताना है। तो भारत के तीन राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। गंगा नदी पर इलाहाबाद व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर। दूसरा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर। तीसरा केरल में कोल्लम कोट्टापुरखंड 205 किलोमीटर का। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, समुद्री जल मार्ग से क्या तात्पर्य ये बताना है। तो समुद्र के रास्ते से यात्रा एवं माल ढोने का कार्य करना समुद्री मार्ग कहलाता है। भारत का लगभग 295% व्यापार समुद्री जल मार्ग से ही होता है। तो सोचिए 95%। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या, बंदरगाह पत्तन किसे कहते हैं। तो समुद्र का कटा फटा सुरक्षित स्थान जहां पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारा और चढ़ाया जाता है, बंदरगाह या पत्तन कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, कृषि से आपका क्या अभिप्राय है समझाना है। तो दोस्तों कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है, बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, बागवानी तथा मत्स्य पालन से भी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खाद्यान्न फसलें कौन सी ये बताना है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों आपका गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि खाद्यान्न फसलें हैं। नगदी फसलें कौन सी दोस्तों ये बताइए। तो गन्ना हो गया आपका, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू, औषधि पौधे आदि नगदी फसलें आती हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेय एवं बागवानी फसलें कौन सी ये बताइए। तो चाय, कहवा, रबड़, गर्म मसाले आदि पेय एवं बागवानी फसलें। रबी की फसलों का दोस्तों वर्णन करना। तो समय दोस्तों सर्दी के प्रारंभ में बुआई तथा ग्रीष्म के प्रारंभ में इसकी कटाई होती है। इसे दोस्तों उपज में हो जाएगा गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, ठीक है, अलसी एवं राई। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे खरीफ की फसलों का वर्णन आपको करना है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका समय वर्षा प्रारंभ में बुआई तथा शीत ऋतु प्रारंभ में कटाई। ठीक है, खरीफ में दोस्तों जैसे आपका धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। जायद की फसलों का वर्णन करना है। तो समय मार्च अप्रैल में बुआई की जाती है, जैसे दोस्तों आपका तरबूज, खरबूजा, ककड़ी तथा सब्जियां आदि। आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों के कोई 5 महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करना है। तो पहला पॉइंट दोस्तों, समस्त उद्योग धंधों का आधार, परिवहन के साधनों का विकास। तीसरा पॉइंट है ऊर्जा शक्ति के साधन, देश की सुरक्षा में योगदान। पांचवा, खनन से लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना। फिर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन से ये बताइए। तो पहला हो जाएगा आपका जौहरी ऊर्जा, दूसरा हो जाएगा जियो थर्मल ऊर्जा, तीसरा गोबर गैस, चौथा सौर ऊर्जा और पांचवा आपका परमाणु ऊर्जा। फिर अगला प्रश्न, हिमालय के महत्व पर 2 वाक्य आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हिमालय पर्वत उत्तरी विशाल मैदान में बहने वाली नदियों का जल स्रोत है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया ये बताइए। तो पहला आपका सिंधु नदी का मैदान, सिंध द्रोणी, दूसरा गंगा का मैदान, गंगा द्रोणी और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट क्या होता है, इसको समझाना है। देखिए बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है। बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्युमिनियम अलग कर लिया जाता है, जिसका उपयोग वायुयान, विद्युत तार, फर्नीचर तथा बर्तन बनाने में लिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैंगनीज क्या है। यह महत्वपूर्ण खनिज है। इसका अधिकतर प्रयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है।
भारत मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभ्रक से क्या अभिप्राय है ये समझाना। देखिए, आपने गुलाल अबीर में चमकीला पदार्थ देखा होगा, यह पदार्थ ही अभ्रक है। भारत विश्व का सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, कोयला क्या है। कोयला खनिज पदार्थ है जिसे खानों में निकाला जाता है तथा ऊर्जा के रूप में इसका ईंधन भट्टियों में प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों बात आती है आपके खनिज तेल से क्या अभिप्राय ये बताना है। खनिज तेल, तो खनिज तेल अवसादी सैलों में रंध्रों छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल भी कहते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, प्राकृतिक गैस से क्या तात्पर्य समझाना है। तो प्राकृतिक गैस के स्थल सागर तथा महासागर के तलीय भागों में पाए जाते हैं। इसको मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। इसका उपयोग गैस चूल्हा चलाने, बिजली उत्पादन तथा मोटर इंजनों को चलाने में किया जाता है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, केंद्रीय सरकार के अंग बताना है। देखिए, केंद्र सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर अगला प्रश्न, संसद से आपका क्या अभिप्राय ये बताना है। देखिए, संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा तथा व्यवस्थापिका को मिलाकर हुआ है। संसद का सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा भंग की स्थिति को समझाइए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या बताना है। तो दोस्तों हमारी लोकसभा में 543 सदस्य हैं। संसद के अधिवेशन पर प्रकाश डालना है। देखिए, संसद के 4 अधिवेशन होते हैं, बजट अधिवेशन, ग्रीष्म अधिवेशन, वर्षाकालीन तथा शीतकालीन अधिवेशन। एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। फिर अगला प्रश्न आपका, लोकसभा के क्या क्या कार्य ये बताना है। तो दोस्तों पहला कार्य है कानून बनाना, दूसरा है मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखना, तीसरा दोस्तों जनता पर कर लगाने तथा व्यय करने का निर्णय लेना। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। जी हाँ, याद रखना है, 6 वर्ष। यह स्थायी सदन है, यह सदन कभी भंग नहीं किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या भारत के राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो क्या चाहिए, कम से कम पहला तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरा कम से कम आयु आपकी 35 साल की होनी चाहिए, किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, चौथा दोस्तों लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों अब देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन कीजिए। पहला दोस्तों पॉइंट है आपका कि कार्यपालिका संबंधी अधिकार, दूसरा कानून निर्माण संबंधी अधिकार, ठीक है ना, तीसरा न्याय संबंधी अधिकार, चौथा वित्तीय अधिकार और पांचवा संकटकालीन अधिकार। ठीक है ना, ये भाई राष्ट्रपति का अधिकार है। प्रधानमंत्री का आदेश बताना है। देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए वह देश का नेतृत्व करता है तथा देश विदेश में पूरे राष्ट्र का नेता माना जाता है। अगला प्रश्न क्या रहा, एक न्यायाधीश की योग्यता बताना है कि न्यायाधीश कैसे आप बन सकते हैं। वो पहले भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव भी दोस्तों उनको होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर कितने प्रकार का होता है। दोस्तों कर के प्रकार आपका, एक तो आपका प्रत्यक्ष कर, दूसरा है अप्रत्यक्ष या परोक्ष, 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों ये। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की 12वीं योजना का कार्यकाल स्पष्ट कीजिए। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2017 का है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बाबर। देखिए दोस्तों, ये सब प्रश्न आपके पेपर में भी आ चुके हैं, तो इसको आप ध्यान में रखना है। तो ये सब क्वेश्चन कैसे पेपर में आते हैं उसको देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौथा का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो इसका आंसर होगा हुमायूं व शेरशाह। ठीक है ना, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका फरीद। अकबर के कार्यकाल में आमिल का क्या कार्य था। दोस्तों इसका आंसर होगा राजस्व वसूली। फिर जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था। तो तजुके जहांगीर। ठीक है ना। फिर दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे। इसका आंसर होगा आपका शाहजहां। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से धातुक पदार्थों को छांटकर आपको लिखना है। लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना, कोयला। जिसमें धातुक पदार्थ आपका लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा और सोना हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, भारत में कर्नाटक में कोलार की खानों में। जी हाँ दोस्तों, सोना चाहिए तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो सबसे अधिक भारत में सोना यही पाया जाता है। फिर बॉक्साइट का एक उपयोग बताना। तो दोस्तों हवाई जहाज बनाने में बॉक्साइट का उपयोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन, अणुशक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी। तो सन 1962 में। शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम आपको लिखना है। तो जंगली घोड़े और जंगली भैंस। अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 21 सदस्य। समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बताइए। तो दोस्तों एक होगा आपका चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं और शादी उद्योग। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान दोस्तों कौन होता है। इसका आंसर होगा आपका राष्ट्रपति।
लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 205 साल। ठीक है ना, 5 साल में आपकी सरकार चेंज होती है, आपको पता ही होगा। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों बाबरनामा बाबर की आत्मलिखित कृति है। ठीक है ना। फिर दोस्तों बात आती है कबूलियत किसे कहा जाता था? दोस्तों किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगाने का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को कबूलियत कहा जाता था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो आपका हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों आपका 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखना है। तो दोस्तों चलिए इसके असफलता के कारण देखते हैं। पहला आपका हो जाएगा कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। दूसरा, उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। तीसरा बिंदु दोस्तों ये है कि भारत में मतलब उनमें परस्पर मतभेद तथा एकता का अभाव था। चौथा पॉइंट दोस्तों, फ्रांस की सरकार कंपनी के मामलों में उचित ध्यान नहीं देती थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए? देखिए हुमायूं और शेरशाह के बीच दोस्तों निम्न युद्ध हुए। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपने यूरेनियम का नाम तो सुना ही होगा, थोरियम तथा रेडियम खनिजों के विखंडन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धात्विक पदार्थों के 2 उदाहरण आपको लिखना है। तो लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना आदि। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं पूर्गा तथा ब्रिज जाट कहलाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्थल मार्ग किसे कहते हैं ये बताना है। तो जमीन पर बने रास्ते स्थल मार्ग कहलाते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं ये बताइए। तो मरुस्थली या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात या वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा में काफी कम होता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर बारिश काफी कम होती है। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, कोयला खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका अधात्विक। सदाबहार वन किसे कहते हैं इसको बताना है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संसदात्मक व्यवस्था किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदन करते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाबर के पुत्रों के नाम लिखना है। तो बाबर के पुत्र दोस्तों आपके हुमायूं थे, कामरान मिर्जा और हिंदल अहमद शाहरुख। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखना है। तो अफगानी शत्रु पहला, दूसरा हुमायूं के सगे संबंधी। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, जहांगीर द्वारा विजय 4 राज्यों के नाम बताइए। तो दोस्तों पहला हो जाएगा कंधार, फिर मेवाड़, अहमदनगर और कांगड़। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया? तो बीजापुर तथा गोलकुंडा पर। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। तो भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और अमेरिका के उपनिवेशों का अभाव। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ लिखने हैं आपको। तो इसके चलिए 2 लाभ देखते हैं। देखिए इससे कंपनी के तथा लोगों के आर्थिक हितों की अधिक रक्षा हुई। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है, इससे राज्य को एक निर्धारित आय निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, चाहे पैदावार हो या ना हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के 4 सामाजिक सुधार लिखना है। या ठीक है दोस्तों, चलिए इसके देखते हैं 4 सामाजिक सुधार क्या है। पहला कि भारतीय सेना में प्रचलित कोड़े लगाने की प्रथा को समाप्त किया गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों, भारतीय नदियों में स्टीमर चलवाए। तीसरा, आगरा क्षेत्र में कृषि भूमि का बंदोबस्त किया गया। चौथा दोस्तों, किसानों द्वारा दी जाने वाली मालगुजारी का उचित निर्धारण किया गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखना है। इसके 2 दोष क्या आते हैं, गवर्नर जनरल का परिषद की दया पर निर्भर होना। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां आपको बतानी है। तो अर्काट की विजय, दूसरा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति का बढ़ाना। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है ना, सिराजुद्दौला, इसको ध्यान में रखना है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं तथा दोनों सदनों के आपको नाम लिखने हैं। तो संसद के दोस्तों 3 अंग आपके, राष्ट्रपति, लोकसभा, लोगों का सदन। ठीक है, राज्यसभा, राज्यों की परिषद,
ठीक है, फिर उसके बाद तथा संसद के 2 सदन है आपके, लोकसभा और राज्यसभा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या, प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। देखिए प्रधानमंत्री के तो दोस्तों काफी कार्य हैं। देखिए वह मंत्री परिषद का नेता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उसे अधिकार है। वह विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को भी देता है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, उच्च न्यायालय के 2 कार्य आपको लिखना है। उच्च न्यायालयों की निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आता है। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधि क्षेत्र भी है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि सुनामी का क्या अभिप्राय है। देखिए सुनामी लहरें समुद्री तटों पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल का बुरी तरह से नुकसान कर सकती हैं। इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, जिस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम आपको लिखना है। तो भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम दोस्तों आपको जैसे नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ था। तो दोस्तों मुगल काल में अकबर के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखिए। तो दोस्तों एक था चौथ और दूसरा था सरतेशमुखी। अगला क्वेश्चन दोस्तों राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, ये बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, फिर दोस्तों भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों के क्रम बताइए। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम दोस्तों आपको लिखना है, जिसका आंसर होगा आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ बताइए। तो देखिए पहला तो ये हो जाएगा, वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को बढ़ने देता। दूसरा पॉइंट दोस्तों, वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृद्धि कराने में सहायक होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं, या विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों देखिए विश्व के प्रमुख मछली क्षेत्र 40 अंश से लेकर 50 अंश उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के 4 भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों बिंदु है कि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी पश्चिमी अंटार्कटिका महासागरीय क्षेत्र, तीसरा बिंदु दोस्तों उत्तरी पूर्वी अंटार्कटिका महासागरीय क्षेत्र, और चौथा दोस्तों उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा, शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। तो शक्ति के संसाधनों का जितना अधिक उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, उत्पादन की मात्रा एवं विविधता भी उतनी ही अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो संसाधन शक्ति एवं विकास के साथ ही अन्य विपरीत परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके समुचित विकास द्वारा ही किसी देशता के औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाती है, जैसे दोस्तों कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, जल विद्युत इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न क्या रहा दोस्तों, राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों में मनोनीत करता है, ये बताना। देखिए आपका एक हो गया साहित्य, विज्ञान, कला, ठीक है ना, सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। देखिए क्वेश्चन DLED 2018 में आया था, अच्छा क्वेश्चन था। भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो दोस्तों देखिए प्रथम आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब देखिए दोस्तों हो सकता है कि इस वीडियो को आप कभी बाद में देख रहे हो, तो उस समय जो भी आपके वर्तमान प्रधानमंत्री रहे हो उनका ही नाम लिखिएगा। इस समय तो फिलहाल आपके मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 साल। राजस्व का अर्थ आपको बताना है। तो दोस्तों राजस्व का अर्थ क्या होता है, सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर व शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को हम राजस्व कहते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि किस योजना पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर को आपको बताना है। तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड क्या है। तो दोस्तों देखिए पहले डेबिट कार्ड, इसे बैंक कार्ड या चेक या विकलन पत्रक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्लास्टिक कार्ड है जो खरीदारी करते समय भुगतान की वैकल्पिक पद्धति प्रदान करता है। इसे रुपए तुरंत निकाले जाते हैं। अब देखिए क्रेडिट कार्ड या उधार क्या होता है। दोस्तों देखिए क्रेडिट कार्ड या उधार पत्रक एक छोटा प्लास्टिक कार्ड है जो एक विशिष्ट भुगतान प्रणाली के उपभोक्ताओं को जारी किए जाते हैं। इस कार्ड के द्वारा धारक इसे वादे के साथ वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है।
कि वह बाद में इनका भुगतान कर देगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे अगर आपके क्रेडिट कार्ड में, अगर आपका जैसे नहीं होता डेबिट कार्ड में पैसे खत्म, तो आप लोग 1 भी रुपए की शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। और क्रेडिट कार्ड में मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको टाइम लिमिट मिलती है, किसी में 40 दिन, किसी में कैसा, तो आप पैसे ले लीजिए, पैसे बाद में पे कर दीजिए। वही होता है ना, कार्ड को स्वाइप करिए, ऐसे करिए। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिखना है? तो रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल। फिर अगला क्वेश्चन, शेरशाह के शासनकाल में कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो तारीख शेरशाही। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था? तो तजुके जहांगीरी। फिर कुतुबनामा के द्वारा किसका ज्ञान होता था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा कुतुबनुमा के द्वारा आपका दिशा का ज्ञान होता था। सर देशमुखी से आप क्या समझते हैं? संपूर्ण लगान का 10वां भाग, जिसे मराठे, ठीक है दोस्तों, सारे क्षेत्र के वसूल करते थे। फिर दोस्तों बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? टुंड्रा प्रदेश वनस्पति विहीन क्यों है? इस प्रदेश में वर्ष भर सूर्य का ताप तथा सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, इस कारण वनस्पति का विकास नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखना है। तो दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं जंगली भैंसे। 2 शक्ति के संसाधनों का नाम लिखना है दोस्तों। तो एक हो जाएगा विद्युत संसाधन, जल संसाधन। फिर विश्व की प्रमुख 3 नहरें कौन सी हैं? तो दोस्तों पहला हो जाएगा सुएज नहर, भूमध्य सागर व लाल सागर में। पनामा, ठीक है, पनामा नहर, प्रशांत महासागर व कैरिबियन सागर। फिर दोस्तों कील नहर, तो उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर में। हमारा अगला प्रश्न क्या रहा? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना द्वारा भारत के किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है, ये बताना है दोस्तों। तो पहला हो जाएगा आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सहित कुल 14 महानगरों को जोड़ा गया है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा? उस अदालत का नाम लिखिए जिसे, ठीक है ना, जिसमें विवादों का निपटारा परस्पर सहमति से होता है। तो इसको दोस्तों बोलते हैं आपको लोक अदालत। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में विश्व प्रसिद्ध सोने की खान का नाम लिखना है। तो कर्नाटक के कोलार में। फिर अगला दोस्तों क्वेश्चन, बैंकिंग प्रणाली के लाभ क्या है, इसको बताना है। तो बैंकिंग प्रणाली जितनी अधिक उन्नत होती है आर्थिक दृष्टि से, वह देश ही उतना ही अधिक प्रगतिशील होता है। व्यापारियों को अनेक प्रकार से ये मदद भी करते हैं। तो दोस्तों आज आपने देखे सारे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो अगर आपने इस वीडियो के बाद दोस्तों को क्या करना है ना, तुरंत पार्ट 1 देखना है और पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो सीरीज की आपकी पार्ट 2 थी। तो पार्ट 1 में आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, पार्ट 3 में आपके लघुत्तरीय प्रश्न है। तो दोस्तों चलिए, पेपर के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, और 1-2 बार और इसको रिवीजन कर लीजिएगा अगर समय कम है आपके पास। तो तुरंत पार्ट 1 देखिए और पार्ट 3 तुरंत पेपर के लिए तैयार हुई। और चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।